एक ऑटो वाला 15 दिन तक एक भिखारी बुजुर्ग को खाना खिलाता रहता है, लेकिन 15 दिन बाद वह कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनने के बाद उस ऑटो वाले को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वह सोच विचार में पड़ जाता है क्या ये सही होगा या ये बुजुर्ग व्यक्ति गलत बोल रहा है। इसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति को अपने घर ले जाता है और जब अगले दिन उसकी बात की जांच पड़ताल करता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं कि जिसे वह भिखारी समझकर खाना खिला रहा था वह तो एक करोड़पति व्यक्ति है। कौन था वह बुजुर्ग और किस वजह से वह भिखारियों की तरह रह रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुजरात के अंदर एक बेहद ही गरीब परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 2 उनके बच्चे हैं। परिवार के मुखिया का नाम मनोहर होता है और मनोहर ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है। परिवार की बड़ी बेटी जिसका नाम शीतल होता है वह अभी 10वीं क्लास में पढ़ा करती है और उसका सपना है कि वो पढ़ लेकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहती है और वह अपने पिता से बार बार इस बारे में कहा करती है। छोटा लड़का जो अभी 6ठी क्लास में है उसका नाम मुकेश होता है। परिवार के अंदर भले ही गरीबी हो लेकिन वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और एक दूसरे के लिए प्यार काफी ज्यादा था। कामनी घर को चलाया करती, छोटे छोटे पैसों को इकट्ठा किया करती और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो मनोहर होता है उसकी इच्छा के हिसाब से उसके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्योंकि वह अपने बच्चों को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उसे साधारण से स्कूल में उनको भेजना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। तभी एक दिन मनोहर जब एक सवारी को लेकर एक एरिया में जाता है गुजरात के में ही, तो वहां पर आने में उसे लेट हो जाता है और लंच का समय हो गया था। तो उसके बाद मनोहर अपनी डिग्गी से अपना लंच निकालता है और वहीं पर साइड में ऑटो को लगाकर लंच करने लगता है। जहां पर वह लंच कर रहा था उससे थोड़ी दूर एक पेड़ होता है और उस पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके फटे पुराने मैले कुचले कपड़े और देखने से वह बिल्कुल एकदम से भिखारी लग रहा था। अब मनोहर जहां पर बैठकर खाना खा रहा था वहां से वो भिखारी उसे साफ साफ देख रहा था और मनोहर को भी वो भिखारी साफ साफ दिख रहा था। इसके बाद जब भिखारी को वो अपनी तरफ देखता हुआ देखता है तो उसके बाद उससे कहने लगता है कि बाबा क्या आप भी खाना खाओगे। तो उसके बाद वह भिखारी हाँ में सर हिलाता है और यहाँ पर जो मनोहर होता है अपने खाने को ले जाकर उस भिखारी को दे देता है और कहता है कि ये लो बाबा आप खाना खा लो और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद वह भिखारी खाना खाने लगता है और यहाँ पर जो मनोहर होता है अपनी पानी की बोतल को भी उसी को पानी को पीने के लिए दे देता है और वहीं पर बैठकर जब वह खाना खा लेता है तो उससे पूछता है कि बाबा आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जो वह भिखारी होता है वो एक अजीब सी बात कहता है कि मैं तो मुंबई का रहने वाला हूँ और वहां से आकर यहाँ पर न जाने कैसे आ गया और मुझे कुछ भी नहीं पता। इस बात को सुनकर वह उससे और भी बात करता है, लेकिन जब थोड़ी देर तक मनोहर उससे बात करता है तो उसे महसूस हो जाता है कि इस बाबा के दिमाग में कोई ना कोई चक्कर है। लेकिन फिर भी जो मनोहर होता है वह उसके पास बैठता है और बैठने के बाद उससे अलग अलग तरह की बातें करने लगता है। बातें काफी देर तक होती हैं और उसके बाद मनोहर अपना ऑटो लेकर वहां से चला जाता है। आज का दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है, लेकिन उस भिखारी की शक्ल को देखने के बाद मनोहर को बार बार उसका चेहरा याद आ रहा था, क्योंकि उस चेहरे को देखने के बाद लग रहा था कि इस चेहरे के पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं। और इसी वजह से जब दूसरे दिन मनोहर अपने घर से निकलता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा करना, मेरे लिए आज एक्स्ट्रा खाना रख देना क्योंकि मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला है, उसको भी मैं खाना खिला दूंगा। इस बात को सुनकर पत्नी उससे कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी मनोहर कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता और तुम एक्स्ट्रा खाना रख देना। पत्नी उसकी बात मानकर उसके टिफिन में एक्स्ट्रा खाना रख देती है और इसके बाद मनोहर फिर से अपना ऑटो रिक्शा लेकर मार्केट में चला जाता है और इधर से उधर सवारियों को पहुंचाने लगता है। जैसे लंच का समय आता है तो अचानक से उसे उस बुजुर्ग व्यक्ति की याद आती है जो कि उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। और इसके बाद जो मनोहर होता है वहां से अपना रिक्शा लेकर उसी जगह पर चला जाता है, क्योंकि वह जगह यहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर थी तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं थी और वह चाहता था कि उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने हाथों से खाना खिलाए, क्योंकि उसकी शक्ल को देखकर लग रहा था कि उसे अच्छे से खाना नहीं मिला करता है। इसके बाद जो मनोहर होता है वह वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढने लगता है। आज वो बुजुर्ग व्यक्ति यहां से लगभग 100 मीटर दूर एक और पेड़ होता है और उस पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। दोपहर के समय में पेड़ की छांव में बैठा था और मनोहर फिर से अपने ऑटो को ले जाकर वहीं पर लगा देता है और वहां पर जाकर फिर से उसे खाने के लिए पूछने लगता है। बुजुर्ग व्यक्ति फिर से हाँ में सर हिलाता है और मनोहर फिर से अपने खाने में से निकाल कर उसके लिए खाना रख देता है और यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति बड़े ही चाव से और शालीनता के साथ उस खाने को खाने लगता है। यहाँ पर जो मनोहर होता है फिर से उससे बात करता है, लेकिन बातों के दौरान
दौरान वह उलझुल बातें कर रहा था। तो इससे जो मनोहर होता है वह अपने दिल की बातें शेयर करने लगता है कि बाबा मेरा परिवार काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि इस ऑटो से थोड़ी कमाई हुआ करती है और मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं। क्योंकि मनोहर को लग रहा है इसके दिमाग में चक्कर है, तो इससे अपने दिल की बातों को शेयर कर लेता हूं और उसके सामने वो अपने घर की सारी समस्याओं को रख देता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति इसकी सारी समस्याओं को सुनता रहता है, लेकिन इससे कोई भी बात का तर्क वितर्क नहीं करता है और इसके बाद जो मनोहर होता है थोड़ी देर में वहां से चला जाता है। अब यह सिलसिला रोज रोज का हो गया था और धीरे धीरे जो मनोहर होता है लगातार 15 दिन तक उसे खाना देने के लिए आता रहता है और यह बुजुर्ग व्यक्ति भी उसे अच्छी तरह से पहचानने लगा था। और जैसे 16वें दिन मनोहर उसके लिए खाना लेकर आता है तो यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है एकदम से उससे अच्छी तरह से बात करता है और कहता है कि बेटा मनोहर कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना। अब इस बात को सुनकर मनोहर एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक वही उससे आकर खाने के लिए पूछा करता था, लेकिन आज पहली बार इस बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे उसका हालचाल पूछा है। तो उसके बाद वो कहता है कि बाबा मैं तो ठीक हूं, लेकिन आप सुनाओ आप कैसे हो। तो बुजुर्ग कहता है कि बेटा मैं भी ठीक हूं, ले आए खाना मेरे लिए। तो उसके बाद जो मनोहर होता है खुशी खुशी उसको खाना देता है और खाना देने के बाद रोज की तरह आज भी बात करने लगता है। लेकिन आज बातों के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहता है कि बेटा तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। तो मनोहर कहता है कि बाबा आपने तो मुझे कुछ सही सही बताया नहीं, कभी तो आप दिल्ली के बनते हो, कभी आप मुंबई के बनते हो, तो कभी आप कहने लगते हो कि मैं कोलकाता का रहने वाला हूं और वहां पर मेरा बहुत बड़ा मकान है। तो उसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह कहता है कि बेटा आज मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच बताना चाहता हूं और अगर हो सके तो तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, क्योंकि मैं इस तरह से रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं बना हूं और ये तो शायद मुझे कुछ हो गया था, इसी वजह से ऐसी हालत मेरी हो गई है। इस बात को सुनकर मनोहर को फिर से लगता है कि बुजुर्ग व्यक्ति को कहानी बना रहा है, लेकिन आज उसके बाप पूरी तरह से बदले हुए थे। तो इसी वजह से वो उससे पूछने लगता है कि बताओ बाबा आप क्या बताना चाहते हो। तो इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति बताता है कि बेटा मेरा नाम मदन लाल है और मैं फलाने गांव का रहने वाला हूं। अब जिस गांव के बारे में इसने बताया था वह गांव यहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर था और उसके बारे में मनोहर को भी पता था। इसके बाद वो पूछने लगता है कि बाबा सच में कहीं रोज की तरह आप मजाक तो नहीं कर रहे। तो उसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिसका नाम मदन लाल होता है वो कहता है कि नहीं बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो और वहां पर तुम्हें मेरा बहुत बड़ा घर भी मिल जाएगा और मेरे पास ढेर सारी जमीन है। इस बात को सुनकर मनोहर कहता है कि हाँ बाबा सच में ही मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति मदन लाल होता है वो कहने लगता है कि ठीक है तो मैं तुम्हारे ऑटो में बैठता हूँ और तुम मुझे मेरे घर पर ले जाओ और वहां पर जाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारा किराया भी दे दूंगा। अब ये बात बिल्कुल से मनोहर के लिए अलग थी, क्योंकि अब तक उसने एक बार भी ये बात नहीं कही थी और आज पहली बार वो ऐसी बात कर रहा था। अब इसके बाद जो मनोहर होता है वो कहने लगता है कि बाबा अभी तो दिन में मुझे काम करना है और रात के समय सफर करना ठीक नहीं होता। मैं ऐसा करता हूं अभी तो मैं दिन के समय काम कर लेता हूं और रात को आप मुझे यहीं पर मिलना और यहां से मैं आपको लेकर अपने घर चला जाऊंगा और दूसरे दिन जल्दी उठकर हम लोग आपके गांव के लिए जाएंगे और देखते हैं कि आपका घर है या नहीं है। ऐसा कहकर वह उसे फिलहाल तो मना कर देता है और यहां पर जो बुजुर्ग व्यक्ति मदन लाल होता है वह भी उसकी इस बात को समझता है और कहता है कि ठीक है बेटा अगर ऐसी बात है तो तुम बेशक से चले जाओ और शाम का जरूर आना और यहीं पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ऐसा कहकर बुजुर्ग व्यक्ति मदन लाल ने उसे भेज दिया था और यहां पर जो मनोहर होता है अपने ऑटो को लेकर निकल जाता है। अभी तक उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि बुजुर्ग व्यक्ति सही बोल रहा है, क्योंकि कई बार उसने ऐसी कहानियां उससे बनाई थी, लेकिन आज एक नई चीज की थी कि शाम को मैं तुम्हारा वेट करूंगा और यह बात उसके लिए बिल्कुल से अलग थी। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय जब यहाँ पर जो मनोहर होता है वह अपने घर जाने के लिए होता है तो तभी अचानक से उसे मदन लाल के बारे में ज्ञात होता है और वह सोचने लगता है कि एक बार जाकर देख लेता हूं। वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो वहां पर मिलेगा, क्योंकि उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकती है। इस बात को सोचकर वह एक बार वहां पर जाने का फैसला करता है और अपने ऑटो को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है मदन लाल वह उसकी राह देख रहा था और जैसे ही यहां पर मनोहर का ऑटो आता हुआ उसे दिखाई देता है तो वह एकदम से चलकर सड़क पर आ जाता है और यह बात मनोहर को पूरी तरह से हैरान कर देती है। इसके बाद वह मदन लाल को अपने साथ ऑटो में बैठाता है और बैठाने के बाद अपने घर की तरफ ले जाता है। इसके बाद मनोहर बाबा को लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसे उसकी पत्नी उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखती है तो वह समझ जाती है कि ये वही भिखारी है जिसको ये खाना खिलाया करते थे और अब इसे अपने साथ ले आए हैं और शायद घर में ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मनोहर होता है वो काफी ज्यादा दयावान था और वो कई बार बुजुर्ग लोगों को घर लाने के लिए कहा करता था, लेकिन उसकी पत्नी उसे डांट दिया करती और कहा करती कि घर के अंदर वैसे खाने पीने के सामान की कमी है और ऊपर से आप किसी और को भी ले आओ तो फिर हमारा समय कैसे व्यतीत होगा। ऐसा कहकर वो उसे रोक दिया करती थी, लेकिन आज तो पति ने उससे पूछा भी नहीं था और एक बुजुर्ग को अपने साथ ले आया था। इसके बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो
बाबा आए हैं, इनके लिए अच्छे से खाना बनाओ और इनको खाना खिलाना है। पत्नी गुस्से भरी शक्ल को लेकर किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है मदन लाल, वह बाहर हॉल में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ जाता है और बैठकर खाना आने का वेट करने लगता है। थोड़ी देर में पत्नी खाना बनाकर ले आती है और यहाँ पर दोनों को खाना खाने के लिए दे देती है। दोनों खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद यहाँ पर जो मनोहर होता है मदन लाल के रुकने का इंतजाम करता है और जब वह उनसे आराम करने के लिए बोलता है तो यहाँ पर मदन लाल कहते हैं बेटा मेरी हालत तो देखो, इस तरह से मैं आराम कैसे करूंगा, पहले मुझे नहाना धोना है और नहा धोकर मैं आराम करूंगा। इस बात को सुनकर जो यहाँ पर मनोहर होता है और भी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन उसके बाद वह उसे नहाने के लिए एक जगह बता देता है और वहां पर बैठकर जो यहाँ पर मदन लाल होता है वह अच्छी तरह से नहाता है और नहाने के बाद यहाँ पर जो मनोहर होता है उसको कुछ पुराने कपड़े अपने लाकर दे देता है और उनको पहनकर मदन लाल अब आराम से बिस्तर में आराम करने लगता है। धीरे धीरे रात बीत जाती है, लेकिन रात के समय जो यहाँ पर मनोहर की पत्नी होती है वह उससे लड़ाई करने लगती है। कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया, मुझसे बिना पूछे इसे घर पर क्यों ले आए। तो उसके बाद वो अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि कामनी, मुझे लगता है कि बाबा को सब कुछ याद आ गया है और ये अपने घर तक पहुंच जाएंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा था कि तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। मेरा बहुत बड़ा घर है और वहां पर ढेर सारी जमीन जायदाद है। अगर ये अपने घर तक पहुंच जाएंगे तो एक इंसान की जिंदगी तो सवर जाएगी और तू इस बात के लिए नाराज बिल्कुल भी मत हो। पत्नी थोड़ी देर तक गुस्सा करती है, लेकिन बाद में वो भी मान जाती है और जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह यहाँ पर जो मनोहर होता है वह मदन लाल को जगाता है और जगाने के बाद अपने ऑटो में बिठाकर उस गांव की तरफ चल देता है, क्योंकि जल्दी से अगर वह उसे वहां पर छोड़ आएगा तो उसके बाद उसे अपना काम भी करना है, क्योंकि अगर वह कमाएगा नहीं तो परिवार कैसे चलेगा। धीरे धीरे सफर तय होता है और सफर तय करने के बाद दोनों के दोनों उस गांव में पहुंच जाते हैं जिस गांव का मदन लाल अपने आप को बता रहा था। यहां पर जाने के बाद मदन लाल के चेहरे पर एक अलग सी खुशी होती है और जैसे वो गांव के अंदर एंटर करता है तो गांव के कुछ लोग उसे पहचानने लगते हैं और उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। धीरे धीरे मदन लाल मनोहर के ऑटो को लेकर उस हवेली पर पहुंच जाता है जिसको वह अपनी बता रहा था। यहाँ पर मनोहर जैसे उस हवेली को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि हवेली काफी ज्यादा आलीशान है और ज्यादा पुरानी नहीं दिखाई दे रही थी। इस हवेली के अंदर कुछ लोग भी रह रहे थे और जैसे ही मनोहर यहाँ पर ऑटो रोकता है तो एकदम से मदन लाल उस ऑटो से उतरता है और उतरने के बाद दंदनाते हुए उस हवेली के अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो यहाँ पर हवेली के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो एकदम से मदन लाल को पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं कि मदन लाल तुम कहाँ थे, पता है तुम्हें हमने कितना नहीं ढूंढा। दरअसल इस हवेली के अंदर उसके भाई बसे हुए थे। तभी जो मदन लाल है वह उनसे कुछ भी बात नहीं करता है और सीधा अपनी हवेली को अंदर से देखने लगता है। देखने के बाद उसे सब कुछ ठीक लगता है और वह मनोहर को भी अंदर आवाज लगाता है। इसके बाद मनोहर अंदर जाता है और यहाँ पर अंदर जाने के बाद मनोहर उस हवेली को अंदर से देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफी महंगी चीजें हैं, जो महंगी चीजें मनोहर ने शायद अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं देखी हैं। यहाँ पर जो मदन लाल होता है वह एकदम से अपने भाइयों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझसे पीछे मेरी हवेली पर ही कब्जा कर लिया, बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि भाई कहाँ चला गया होगा। इसके बाद भाई अपनी सफाई देने लगते हैं, कहते हैं कि भाई हमने तो तुम्हें ढूंढा था, लेकिन यहाँ पर मदन लाल कहता है कि अगर तुम ढूंढना चाहते तो ऐसा कौन सी चीज है जो इंसान को इंसान ढूंढ ना सके। तुम चाहते तो हर जगह जाकर देख सकते थे और मुझे ढूंढ सकते थे, लेकिन तुम्हें तो लग रहा होगा ना कि अब चला गया है तो पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, निकल जाओ मेरे घर से। उसी के उसी दिन जो मदन लाल होता है वहां से अपने भाइयों को खदेड़ देता है और उस हवेली के अंदर खुद अपना साम्राज्य जमा लेता है। अब मदन लाल के जो भाई होते हैं अपना मुंह नीचे की तरफ करते हैं और वहां से चुपचाप निकलने लगते हैं। इधर यहाँ पर जो मनोहर होता है वह खड़ा खड़ा देख रहा है और देखने के बाद अब मदन लाल के पास आता है और कहता है कि बाबा ये क्या किया आपने, आपके भाई तो हैं, इनको यहाँ पर रहने दो। लेकिन तभी यहाँ पर मदन लाल कहता है कि बेटा ये मेरे भाई नहीं है, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है और इनकी वजह से मेरी वो हालत हुई थी जिस हालत में मैं तुम्हें मिला था। अब मनोहर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो कहने लगता है कि बाबा क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था, अब पूरी बात को मुझे बताओ। तो उसके बाद यहाँ पर जो मदन लाल होता है उसे अब सब कुछ याद आ गया है और पूरी बातें उसके दिमाग में है। तो वो कहने लगता है कि बेटा आज से लगभग 3 साल पहले मैं अपनी बेटी के साथ इस घर के अंदर आराम से रहा करता था, लेकिन तभी अचानक से मेरी बेटी ने किसी से प्रेम विवाह कर लिया था और उसके बाद जब बेटी उसके साथ भाग गई थी तो यहाँ पर मेरे भाइयों ने मुझे मानसिक रूप से टॉर्चर किया और बार बार मुझे ताना मारा कि देखा बेटी ने नाक कटवा दी, बड़ा आया था इसे पढ़ाने लिखाने वाला और उसने देख तेरे साथ क्या कर दिया। ये बातें मुझसे सहन नहीं होती हैं और इसके बाद मैं इस बात को गहन सोच विचार करने लगता हूँ। मेरे घर में मेरी बेटी के अलावा मेरा कोई भी नहीं था और जब बेटी यहाँ से चली जाती है तो अकेलापन मुझे काटने लगता है और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाने लगता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे एक दिन मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि मैं अपनी हवेली को छोड़कर ऐसे यहाँ से निकल जाता हूँ और निकलने के बाद मैं इधर उधर ऐसे भटकने लगता हूँ। मुझे खूब याद था कि मेरी हवेली भी है, लेकिन कभी भी मेरा यहाँ पर आने का मन नहीं किया और मुझे लगा कि तू ऐसे ही भटकता रहे और कोई भी
दिक्कत नहीं है। मैं कई जगह पर ऐसे भटकता रहा और भटकते भटकते एक दिन तुम मुझे दिखाई दे गए और जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो तुमने मुझे खाने के लिए पूछा और इसी पल के बाद मुझे अलग सी बातें महसूस होने लगी, क्योंकि उस दिन जब तुमने मुझे खाना खिलाया था और खाना खिलाने के बाद जब तुम मेरे पास बैठकर मुझसे अपनी समस्याएं बता रहे थे तो इन समस्याओं को सुनने के बाद मेरे दिमाग में अलग अलग तरह के विचार उठने लगे और धीरे धीरे जैसे 15 दिन तक तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाते हो, मुझे खाना खिलाते हो, तो मेरा दिमाग पूरी तरह से बदल जाता है और उसके बाद ही मैंने तुम्हें ये सब कुछ बताया था। इस बात को सुनकर मनोहर को बड़ी हैरानी होती है और वो कहने लगता है कि बाबा मुझे तो अब भी ये सपना सा लग रहा है कि आप जिस तरह से वहां पर रहा करते थे लगता नहीं था कि आपके पास इतना बड़ा मकान होगा। तो उसके बाद यहां पर जो मदन लाल होता है वो कहता है कि बेटा ये मकान ही नहीं, मेरे पास जमीन भी अच्छी खासी है और चल मैं तुझे अपनी जमीन दिखाता हूं। इसके बाद मनोहर और मदन लाल दोनों के दोनों ऑटो में बैठते हैं और वहां से सीधा उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर मदन लाल की जमीन है और यहां पर कम से कम उसके पास 25 से 26 एकड़ जमीन थी जो कि पूरी के पूरी एक साथ थी और वहां पर एक छोटा सा फार्म हाउस भी बना हुआ था। इन सभी चीजों को देखकर यहां पर जो मनोहर होता है उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह बहुत कुछ इन सभी चीजों के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद यहां पर जो मदन लाल होता है उससे काफी देर तक बातें करता है और बातों के दौरान ही कहने लगता है कि बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तो उसके बाद यहां पर जो मनोहर होता है वो पूछने लगता है कि बाबा बताओ आपको क्या कहना है। तो वो कहता है कि बेटा तू शहर में रहा करता है, वहां पर तेरा छोटा सा मकान है, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने परिवार को लेकर यहां पर आ जाओ, क्योंकि मुझे पता है तेरी सारी समस्याओं के बारे में और तुम अगर यहां पर रहोगे तो तुम्हारे परिवार की सारी जिम्मेवारियों को मैं उठा लूंगा। तुम्हें केवल मेरी देखरेख करनी होगी और मेरी जमीन को देखना होगा, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार मुझे सबसे अच्छा लगा और इससे आगे तुम्हें बिल्कुल भी मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अब पहले तो मनोहर इस चीज के लिए मना करता है। जब मदन लाल बार बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उसके बाद मनोहर भी इस बात के लिए मान जाता है और वह दूसरे ही दिन वहां से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर सीधा वहां पर शिफ्ट हो जाता है और यहां पर जो मदन लाल होता है वह उसे अपने घर के अंदर बेटे की तरह रखने लगता है। यहां पर उसकी पत्नी हवेली के अंदर खाना बनाया करती, बच्चे हवेली के अंदर खेला करते और मदन लाल एक दादाजी की तरह उन पर प्यार दुलार किया करता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।